ओके। नमस्ते। नमस्ते अंशुल सिंह। गुड इवनिंग दोस्तों। और क्या बोला जाए, जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। काफ़ी लोग आते भी हैं और कुछ 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 समय बाद काफ़ी लोग रिस्पॉन्ड भी देते हैं, और लेकिन कुछ कुछ समय बाद काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो गायब भी हो जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिवादन। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या फिर मुझसे जुड़े हुए हैं, कृपया करके जितनी जल्दी हो जाएंगे तो हम इस सेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, ये इतिहास से रिलेटेड हमारी क्लास है जो एल टी टी जी टी पी जी टी और जी आई सी लेक्चरर वगैरह के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और चूँकि उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन का जो लेवल अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हैं लेवल बहुत डाउन है, तो उस लेवल को हम लोग और आगे लेके जाने की चेष्टा अवश्य ही करेंगे। लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमको ये पता चल पाता है कि क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। खैर, ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 19वां है, और इस प्रैक्टिस सेट में जैसा कि हम बोल रहे हैं, इतिहास से रिलेटेड क्लास चल रही है, और इसमें एशियंट हिस्ट्री को ख़त्म किया जा चुका है और मिडवल इतिहास को हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सल्तनत काल को आज हम कवर करेंगे, जिसमें लगभग 3 या 4 लेक्चर संभवतः हो सकते हैं, क्योंकि सल्तनत काल पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है। इसमें कम से कम 200-250 क्वेश्चनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। और अगर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग और एडमिशन के रिगार्डिंग किसी प्रकार की आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सामने आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे प्लीज़ कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी दी हुई है। इसके अलावा और यूट्यूब पे भी हम लोग मौजूद हैं। अगर आप लोग जाना चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी कुछ और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं। जैसे एलटी की, अगर कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास लेना चाहता है, जिसका एलटी का पेपर है, अगर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई क्लास लेना चाहता है तो भी हमें ज्वाइन कर सकता है। आप एल1 क्लासेस पे जाइए, हमारा खुद का ऐप भी है, उसको डाउनलोड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और के अलावा एसएससी जीएसओ की भी क्लासेस चल रही हैं। कृपया करके अगर आप लोग में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, 99 रुपये में आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो एल टी टी जी टी पी जी टी की जो क्लासेस चल रही हैं, वो मात्र 99 रुपये में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल यही ऑफ़र है, और बहुत रिजनेबल प्राइस है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी एडमिशन लेने में, या फिर किसी प्रकार के। तो खैर दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सअप दिया है, ठीक। 99 रुपये में आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले आ जाते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक। और अब हम लोग जो मेन फंक्शन है उस पर आ जाते हैं, यानी कि आज की जो क्लास है। सर, इसमें पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। हाँ हाँ अंशुल, क्या है ना, हमारा एंशियंट हिस्ट्री के हर पोर्शन से हम लोग जो कवर कर रहे हैं, पहले एंशियंट हिस्ट्री को हमने कवर किया, फिर हम मिडवल हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न पे जाएंगे। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है ना, हर चैप्टर वाइज चल रहा है। मीन्स मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से हमने 100 क्वेश्चन कवर किए, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता से कवर किए, फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन से कवर किए। इस तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को उसमें कवर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके पास उपलब्ध हो सके, ताकि अगर देखिए कंपटीशन है, ये नहीं कहा जा सकता सब उसी में से आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इतिहास से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहेंगी, अगर वहाँ से क्वेश्चन उस तरीके से कुछ पुटअप करता है, तो 100% आपके लिए वो चीज़ें लाभदायक होंगी ही होंगी। और इस महीने में अगर देखा जाए, पूरा इतिहास लगभग कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इतिहास की पूरा एक पेपर के रूप में सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हुआ करेंगे, यानी कि एंशियंट्स का होगा, मिडवल्स के होंगे और मॉडर्न के होंगे। तो सर, इसमें पूरी इतिहास, हाँ, इसमें पूरी इतिहास कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी, और चैप्टर वाइज कवर हो जाएगी। आप लोगों को
ये बेनिफिट मिलेगा। चैप्टर वाइज कवर होगी, यानी कि हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और और मुझे लगता है 100 क्वेश्चन बहुत हैं, 100 क्वेश्चन बहुत हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो वो बहुत सफिशेंट हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ कुछ एक क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर के, कुछ एक क्वेश्चन है जो छूट गए थे या फिर उन्होंने बाद में डाल दिए हैं, उसको हम लोग रैपिडली तरीके से करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सामने आपके पास कुछ शासक दिए गए हैं और उससे रिलेटेड है। ठीक है, पहला है जयचंद्र गहड़वाल, सी हर्ष और लक्ष्मण सेन, जयदेव, ललितादित्य मुक्तापिंड, क्षेमेंद्र और प्रतिहार, महिपाल और राजशेखर। ये जो नाम दिए गए हैं ये एक तरीके से साहित्यकार थे, ये काव्यकार थे ये। और ये शासकों के नाम दिए गए हैं। इन शासकों में इन जो साहित्यकार थे उनको संरक्षण मिला था। किसमें, देखिए जयदेव गहड़वाल ने किसको संरक्षण दिया था, जयचंद गहड़वाल ने श्री हर्ष को संरक्षण दिया था। उसके बाद लक्ष्मण सेन ने जयदेव को दिया था। और प्रतिहार शासक महिपाल के समय में राजशेखर प्रमुख उसके काव्यकार थे। तो इसमें कौन सा क्षेमेंद्र मिक्स नहीं है, ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, क्षेमेंद्र किसके समय में थे, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन। ठीक है, क्षेमेंद्र किसके समय में थे, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन कहाँ के शासक थे, कश्मीर के, कश्मीर। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंबात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलतोरा का अनुदान दिया था। यानी कि अपने निजी कोष से उस मस्जिद के निर्माण के लिए दान दिया था। भीम प्रथम हो गया, चामुंड राय हो गया, जयसिंह सिद्धराज हो गया और कुमारपाल हो गया। तो दोस्तों इसका जवाब पिछले सेशन में हम लोग कर चुके हैं। जयसिंह सिद्धराज ने जो एक मस्जिद गिरा दी गई थी, एक मस्जिद गिरा दी गई थी, उस मस्जिद को जीर्णोद्धार के लिए ये दान उन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, जो जो लोग देख रहे हैं अगर जल्दी जुड़ जाएंगे बड़ा आनंद आएगा। इस सेशन में बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और आगे के सेशन भी डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। एक जलकर का साक्ष्य किसके अभिलेखों से प्राप्त होता है, जलकर, यानी जल कर, जल की जो उपलब्धता होती है उसका जितना यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग कर लगाया जाएगा। जैसा कि आज की तारीख में हम लोग वाटर टैक्स देते हैं, उसी तरीके का ये टैक्स था। प्रतिहारों ने, गहड़वालों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, प्रतिहार हो गया, गहड़वाल हो गया, चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ठीक है, प्रतिहार, गहड़वाल, चालुक्य और राष्ट्रकूट। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं प्रतिहार कन्नौज पर शासन करते थे, और प्रतिहारों के बाद जो कन्नौज की शासन संभाली थी वो गहड़वाल शासकों ने संभाली थी। ठीक है, गहड़वाल वंश ने संभाली थी। और जिसके जो संस्थापक की बात करें तो चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। कहीं कहीं विग्रह राज को विग्रह राज को भी मान लिया जाता है। ठीक है, 13 का बी, जल का 3 का बी बिल्कुल ठीक है। आ जाते हैं आगे। नमस्ते अभिनव, नमस्ते, वेलकम बैक। चौथे पे आ जाते हैं। राजा ढंग ने 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के उसे गंगा यमुना के संगम में समाधि ले ली थी। प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, इसलिए पूर्ण कार्य माना जाता था। ए, बी और सी ये कल हम कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ पे। निम्नलिखित में से किसने संगीत राज का लेखक माना जाता है, किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है। भोज हो गया, हिमाद्री हो गया, कृष्णदेव राय हो गया, राणा कुंभा हो गया। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया। कुछ क्वेश्चन इन्होंने 4 5 6 7 क्वेश्चन पिछले लेक्चर के डाल दिए। जैसे राणा कुंभा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मेवाड़ के शासक थे, सिसोदिया वंश से ताल्लुक रखते थे। और विजय स्तंभ इन्होंने ही बनवाया था, विजय स्तंभ इन्होंने ही बनवाया था। और उसको विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है, वर्ल्ड फेमस विजय स्तंभ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने संगीत राज की इनको लेखक भी माना जाता है। इसके अलावा रसिक प्रिया भी इन्होंने लिखा था। और संगीत काव्य मीमांसा, संगीत मीमांसा भी इन्होंने लिखा था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 फिट है। मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा जवाब, अंशुल सिंह जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। कौन सा ठीक नहीं है या कौन से ठीक है। पहला, या 12 फीट ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ 12 फीट ऊंचे
और चबूतरे लंबे और चबूतरे पे बना हुआ है, ये पूरा दिया नहीं है। तथा इसकी पूरी हाइट 122 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक। ये जो टोटल हाइट है, जो टोटल हाइट है 122 फीट ऊंचाई है, ठीक है। यह स्तंभ 9 मंजिला है। यह मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। दोस्तों इसको 1, 2 और 3, ये तीनों ठीक है। तो 3 पहला, ठीक है। इसकी जो टोटल हाइट थी मैंने बताया था 122 फीट, यानी कि 37.19 के लगभग मीटर के लगभग इसकी टोटल हाइट है। और इसमें लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, प्रत्येक जो मंजिल बनी हुई है हर मंजिल पर जाने के लिए। और इसमें 9 मंजिला इमारत है। मालवा के शासक महमूद खलजी को इन्होंने पराजित किया था, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये बनवाई थी। आ जाते हैं, सूचियाँ दी हुई हैं। सूचियाँ दी हुई हैं, शासकों के नाम दिए हैं, उनको हमको सम्मिलित करना है। जैसे बल्लभ, आ जाते हैं, बल्लभ सेन भोज हो गया, सोमेश्वर थर्ड हो गया, बीसल देव हो गया, सामने दान सागर, हरकेली नाटक, मानस उल्लास और श्रृंगार प्रसाद, ठीक। बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, बीसल देव हरकेली नाटक इन्होंने बनाया था। और भोज परमार ने क्या लिखा था, श्रृंगार प्रकाश। सोमेश्वर तृतीय ने क्या लिखा था, मानस मानस उल्लास। और बल्लभ सेन ने क्या लिखा था, दान सागर। ठीक है, तो ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट है, बी का 2। का फर्स्ट, बी का 4, सी का 3। ठीक है, इसके दोस्तों कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। जो मैचिंग की है ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन कोई ठीक नहीं है इसके। ऑप्शन कोई ठीक नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सब गलत दिए गए हैं, ऑप्शन ठीक नहीं है। बल्लाल सेन ने दान सागर लिखी थी, भोज परमार ने जो श्रृंगार प्रकाश लिखा था, सोमेश्वर थर्ड ने मानस उल्लास लिखा था, और बीसल देव ने हरकेली नाटक लिखा था। अब आ जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस शासक पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस शासक पर आक्रमण किया था। सामने आपके साथ ऑप्शन है, दाहिर, जयपाल, आनंदपाल और भीम द्वितीय। सभी जानते हैं, इसमें बहुत अधिक दिमाग लगाना नहीं है। 712 में क्या, ये 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुरुस्क दंड किस राज्य में लगाया था। तुरुस्क दंड एक प्रकार का कर था, ये किस राज्य में लगाया था। तुरुस्क दंड एक प्रकार का कर था, किस राज्य द्वारा लगाया गया था, या किस वंश द्वारा ये इम्पोज किया गया था। प्रतिहारों द्वारा, चौहानों द्वारा, गहड़वालों द्वारा, परमारों द्वारा। जैसे तुरुस्क माने होता है तुर्क, यहाँ पे तुरुस्क का अर्थ है तुर्क, और दंड में से आपका एक दंड का जो अर्थ लगाया गया है एक तरीके से कर का, या फिर कर के रूप में लिया गया है। इसमें ये कहा गया है जैसे जैसे तुर्कों के जो आक्रमण हुए थे भारत में, उनसे उनसे रक्षा के लिए, मुस्लिमों से उनकी रक्षा के लिए, हिंदुओं से उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार का कर लगाया गया था। किस राजवंश ने लगाया था। दोस्तों ये गहड़वालों ने लगाया था। तुरुस्क दंड किस राज्य में लगाया गया था। आ जाते हैं 10 पे। चलिए देखो, अब सल्तनत काल का पहला ये क्वेश्चन आया है, आप लोग शामिल हो जाइए इसमें। ठीक है, जितने लोग भी शामिल हैं, पहले तो क्वेश्चन अभिनव तो कल आए थे, अभिनव को पता ही होंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें 2-3 को छोड़कर। और चलिए आ जाते हैं पहले, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, दास राजवंश इसको बहुत अधिक कहना उचित नहीं माना जाता। इसमें दास राजवंश के जब मामलुक वंश बोल दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इलवरी वंश भी बोल दिया जाता है। जैसे मैं गयासुद्दीन बलबल एक तरीके से इलवरी तुर्क था। भारत में दास राजवंश की स्थापना की थी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, भारत में जो एक मुस्लिम मुस्लिम जो सल्तनत की स्थापना की गई थी, वो गुलाम वंश के शासकों द्वारा की गई थी। और जो मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था, उनके एक सेना नायक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, तो उन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। का जवाब होगा बी। 11 पे आ जाते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश का एक शासक थे जिन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे कारण थे, ये बहुत बड़ी भारी मात्रा में लोगों को दान दिया करते थे। तो उनकी दान देने की जो प्रवृत्ति थी, उसी के आधार पर उनको लाख बख्श भी बोला गया है। कहीं कहीं उनको हातिम द्वितीय की भी संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इनको कुरान बख्श भी बोला जाता था, कि क्योंकि कुरान का ये बड़े सुरीले स्वर में गान किया करते थे, इसलिए उनको कुरान बख्श भी
बोल दिया जाता है, या फिर कुरान खां भी बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, रजिया सुल्तान थी, और फिरोज शाह तुगलक थे, और शेर शाह सूरी। तो दोस्तों इसका जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? जैसा कि बताया गया है अभी, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, उनके सेनानायक थे। और इसके अलावा जब इन्होंने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया, उसके बावजूद इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। इसलिए इनको वैध शासक नहीं माना जाता, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और 1208 और 1209 के लगभग जो मोहम्मद गौरी के जो वंशज थे, गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन महमूद ने इनको दास्ता से मुक्ति का जो पत्र था वो प्रदान किया था। कौन थे? गयासुद्दीन महमूद। तो इसका जवाब कौन सा होगा? 1208 और 1209। क्योंकि दास्ता से मुक्ति होने के बाद भी ये लाहौर से अपना शासन चलाते रहे, और जो गजनी पे प्रॉपर कर भेजते रहे थे। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पहला आराम शाह है, दूसरा है इल्तुतमिश है, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक है, चौथा है नसरुद्दीन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ऐबक। आ जाते हैं 14, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, और फिरोज शाह तुगलक हो गया। जैसे कि आप सभी लोग दोस्तों जानते होंगे, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो अजमेर में एक सरस्वती मंदिर था जिसकी स्थापना, या फिर सरस्वती शिक्षा का केंद्र था जिसकी स्थापना विग्रहराज चतुर्वेशल देव ने की थी। और काफ़ी फेमस जो चौहान वंश था, ठीक है, जो चौहान वंश था उसके काफ़ी फेमस शासक रहे थे। इनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने उस सरस्वती मंदिर या शिक्षा के केंद्र की स्थापना की थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण किया था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक। 15 पे आ जाते हैं। मध्यकालीन भारत में युद्ध के प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के उस टीलों को क्या कहते थे, जिसका निर्माण बंदी करने वाले किले के शीर्ष पे पहुंचने के लिए किया जाता था, ठीक है। शीर्ष पे पहुंचने के लिए, यानी कि जो किले होते थे, किलों के ऊपर पहुंचने के लिए उसका निर्माण, उसका जो प्रयोग किया जाता था। पाइक हो गया, पासेब हो गया, काबा हो गया, कल्बकारी हो गया। पाइक, पासब और काबा, काबा और कल्बकारी। दोस्तों इसका जवाब होगा पासेब। पासेब होता है, ठीक है। आ जाते हैं 16, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट है, मैं बताया हूँ कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, और 1208 में इन्हें लगभग दास्ता से मुक्ति मिली थी। और ये अपना जो शासन थे लाहौर से चलाते थे। अपना शासन कहाँ से चलाते थे? लाहौर से चलाते थे। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनौती। अपना शासन कहाँ से चलाते थे दोस्तों? लाहौर। तो इस हिसाब से इसका जवाब क्या होगा? लाहौर बिल्कुल सही जवाब होगा। सामने क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा तत्कालीन उत्तराधिकारी बना था? जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब से 1210 में लाहौर में चौगन खेलते वक्त हुई थी। चौगन एक तरीके से पोलो, जैसे पोलो आप लोग खेलते होंगे ना, घोड़े बैठ के जो मारते हैं, एक तरीके से वो उसकी सिमिलर ही खेल हुआ करता था। सिमिलर ही खेल हुआ करता था। तो पोलो खेलते समय इनकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु मृत्यु हो गई थी, और फिर वहीं पे उनको लाहौर में ही उनको दफना दिया गया। तो इनके बाद जो शासन संभाला था उसको कौन से व्यक्ति थे? इल्तुतमिश हो गया, ताजुद्दीन यलदूज हो गया, नसरुद्दीन हो गया, और आराम शाह हो गया। तो इसके बाद बताइए दोस्तों इसका जवाब। 17, इसका जवाब है आराम शाह। लगभग 8 महीने तक इन्होंने, 8 महीने तक शासन संभाला था। कितने समय तक? 8 महीने तक इन्होंने शासन को संभाला था।
दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभुता संपन्न शासक कौन था? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं सुल्तान पर पूरी तरीके से सोवर्जिनिटी उसके पास थी, या पूरी तरीके से संप्रभुता के पास थी। को कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आराम शाह हो गया, इल्तुतमिश हो गया, और महमूद नसरुद्दीन महमूद हो गया। जवाब दीजिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आराम शाह हो गया, इल्तुतमिश हो गया, और नसरुद्दीन महमूद हो गया। 18 का जवाब। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभुता संपन्न शासक कौन था? सभी लोग जानते हैं जो पहला संप्रभुता संपन्न शासक इल्तुतमिश था। आराम शाह के बाद ये शासक बना था, और दरअसल आराम शाह के बाद शासक जैसे दिल्ली के कुछ अमीरों ने, दिल्ली के कुछ अमीर थे, या फिर दिल्ली के एक सिला सपाल थे, सिपे सलार थे, अली इस्माइल। ठीक है, आमिर अली इस्माइल ने जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश मुख्यतः जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद लगते थे, और जो बदायूं की सूबेदारी इनके पास थी, यानी कि बदायूं के गवर्नर कौन थे? इल्तुतमिश। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। तो एक जो दिल्ली में जो अमीर थे, आमिर अली इस्माइल, उन्होंने इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया, ठीक है, शासन करने के लिए। इल्तुतमिश को दिल्ली बुला के सिंहासन पर आसीन कराया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, यानी कि इसलिए प्रभुत्व इनका, इसलिए इनको प्रभुत्व संपन्न पहला शासक बोला जाता है। 19वें पे आ जाते हैं। इल्तुतमिश के निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आ जाइए, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया। जवाब। ठीक। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की जो कह सकते हैं, जो अपने मान्यता थी, वो खलीफा से प्राप्त की थी। और इसके अलावा क्या आ रहा है नीचे? इल्तुतमिश ने लखनौती पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व, ठीक है, ये 1229 में 1229 में इसने खलीफा से, बगदाद के जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा मुंतसिर मुंतसिर से खिलत प्राप्त किया। खिलत एक प्रकार का वस्त्र होता था। खिलत प्राप्त कर शासन की मान्यता इनको मिली थी। ठीक। खिलत एक प्रकार का वस्त्र हुआ करता था, एक तरीके से कह सकते हैं, और फिर सूचक वस्त्र होता था, और एक अधिकार पत्र प्राप्त किया था इन्होंने। अ, बगदाद के खलीफा उस समय बगदाद के खलीफा कौन थे उस समय? अल मंसूर बिल्ला। ठीक है, अल मुंतसिर बिल्ला। बगदाद के खलीफा कौन थे? अल मुंतसिर बिल्ला। अल मुंतसिर बिल्ला। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये दोस्तों दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बीच पे। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? या ऐबक का दामाद था, ये आधार था, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की। और थर्ड हमारे सामने है, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उनका चयन किया। लाहौर स्थित अमीरों द्वारा उनका चयन किया गया। बताइए दोस्तों। तो जैसा कि अभी मैंने जो उसका संक्षेप वर्णन किया है, इल्तुतमिश ने सत्ता कैसे प्राप्त की थी, उसी दौरान मैंने बताया था। तो दिल्ली के एक अमीर थे, आमिर अली इस्माइल, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था, इल्तुतमिश को इनको आमंत्रित किया था दिल्ली पर शासन करने के लिए। ठीक। और ये कहाँ के सूबेदार थे? इसका जवाब, कहाँ के सूबेदार थे? बदायूं के। इस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था। ऑप्शन आपके सामने: 1236, 1210, 1206, 1229। अभी मैंने पिछले में ही ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 1236, 1210, 1229। दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। 1229 मैंने इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था ये चीज़। 22 आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा व्यवस्था की थी? इक्ता प्रथा की व्यवस्था की थी। बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने। इनका इक्ता प्रथा एक तरीके से जागीर, जैसे मतलब पुराने काल में, जैसे पुराने काल में एक तरीके से जागीर प्रथा हुआ करती थी, उससे कुछ मिलती जुलती थी। परंतु इक्ता प्रथा ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो आनुवांशिक रूप से
आनुवांशिक रूप से हो, यानी कि ये चेंज होती रहती थी। अगर शासक चाहता था उससे उसकी जमीन छीन ली जाती थी। यानी कि एकता प्रथा जो राज्य की सेवाओं के बदले दिए जाने वाली एक भूमि का टुकड़ा होता था, जिसपे अपॉइंट किए जाते थे सूबेदार, जिसपे अपॉइंट किए जाते थे अमीरों को दी जाती थी, या उसके जो राज्यकर्मी हुआ करते थे या जो सेनानायक हुआ करते थे उनकी सेवाओं के बदले दी जाती थी। हालांकि ये अनुवांशिक पे नहीं थी। अगर शासक को लगता था कि ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका राज्य के खिलाफ साजिश रचने में कर रहे हैं, तो वो एकताएं उनसे वापस ले ली जाती थी, यानी ट्रांसफेरेबल भी थी। यानी कि एक से दूसरे को ये ट्रांसफर भी हो जाती थी। तो इसकी व्यवस्था किसने की थी? इल्तुतमिश ने। 23 पे आ जाते हैं, एकता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? ठीक, इल्तुतमिश। चलिए 24 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करते थे, वो दिल्ली से शासन नहीं करते थे। सुल्तान की उपाधि उन्होंने धारण नहीं की थी। तो इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी, और उन्हें सुल्तान आजम की भी उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? सुल्तान आजम। ठीक है, सुल्तान आजम की उपाधि दी गई थी जब उन्हें खिलत प्राप्त हुआ था। ठीक है, और तो जाहिर सी बात है इसका जवाब बी होगा। 24, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो सामने हैं आपके फ़कुल मुल्क इसामी, कुतुबुद्दीन हसन गंग, और निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, और सैफुद्दीन हसन कलिंग। ठीक दोस्तों, दीज आर द आंसर। आपको बताने हैं, दीज आर द 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, आपको बताने हैं कौन सा जो व्यक्ति था जो इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री के रूप में उसने कार्य किया। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब होगा निजामुल मुल्क जुनैदी। सी। आगे आ जाते हैं 25 पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन बनाने की मांग की थी? के खिलाफ, मंगोलों के खिलाफ। मंगोल शासक उस समय कौन था दोस्तों? चंगेज खां। आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड फेमस बन चंगेज खां जिसने कत्लेआम किया था, यानी कि बड़ी संख्या में चीन को नुकसान पहुंचाया, रोमन साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया, मतलब बहुत बड़ी संख्या में इसने मारकाट मचाई थी। तो सामने है नासिरुद्दीन कुबाचा, जलालुद्दीन मंगमरनी, यलदोज और बख्तियार खिलजी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। जलालुद्दीन मंगमरनी, यलदोज, बख्तियार खिलजी और नासिरुद्दीन कुबाचा। तो दोस्तों इसका जवाब है जलालुद्दीन मंगमरनी। ठीक है, जलालुद्दीन मंगमरनी कौन था? एक ख्वारिज्म के शाह का अंतिम वंशज था जलालुद्दीन मंगमरनी, और 1221 के आसपास ये 1221 में भारत आया। ठीक है, ख्वारिज्म का शाह था, कौन सा था? ख्वारिज्म के शाह का अंतिम वंशज। ठीक, ख्वारिज के शाह का अंतिम वंशज था। और चंगेज खां के आक्रमण के भय से ये भारत की तरफ भागा, और भारत के जो उस समय तत्कालिक शासक थे इल्तुतमिश से इसने गठबंधन के लिए सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाते हुए इस चीज़ से, गठबंधन से इनकार कर दिया। और चंगेज खां इनका पीछा करते करते सिंध नदी के तट तक पहुंच गया था, और फाइनली चंगेज खां ने सिंध नदी के तट से आगे बढ़ने का मुनासिब नहीं समझा, या फिर जो भी कारण रहे हो, और वो भी भारत पे आक्रमण करने के लिए बहुत अधिक आतुर नहीं था, तो वहीं से वो वापस लौट गया। इस प्रकार जो मंगोलों का फर्स्ट आक्रमण था तो इल्तुतमिश के काल में हुआ था, प्रथम मंगोल आक्रमण 1221। ठीक है, प्रथम मंगोल आक्रमण हम लोग देखते हैं कब? 1221 में। और कौन था? चंगेज खां। आ जाते हैं दोस्तों 26 पे। शाह तुर्कन कौन थी? शाह तुर्कन कौन थी? बलबन की पत्नी थी, मुल्तान की गवर्नर थी, नसरुद्दीन महमूद की पत्नी थी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की पत्नी थी। जैसे जैसे 1200 से इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। उसके बाद जो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक और शासक बैठा था। ठीक है, ये उसकी माँ थी। तो शाह तुर्कन किसकी माँ थी दोस्तों? शाह तुर्कन चारों में से किसकी माँ थी? इसका ऑप्शन डी होगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी। शाह तुर्कन एक प्रकार की बहुत एक कह सकते हैं बहुत साजिश रचने वाली महिला थी, और बहुत
कह सकते हैं क्रूर प्रकार की महिला थी और बहुत अधिक साजिश रचती थी, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उसने शासक बनाया था। ठीक। और उसके जो कुकृत्य थे उससे परेशान आकर जो रजिया सुल्तान थी, उससे परेशान आकर जो रजिया सुल्तान थी, उसने लाल पोशाक पहन के जनता के सामने गई, और जनता के सामने गई और इनके खिलाफ सहायता मांगी। ठीक है, लाल पोशाक उस समय इसलिए पहनते थे, न्याय मांगने के लिए लाल पोशाक को पहना जाता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में न्याय को मांगने के लिए लाल पोशाक पहन के शासक के सामने जाया जा सकता था या फिर जनता के सामने जाया जाता था। आ जाते हैं, इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस जैसी जो व्यवस्थाएं दी थी, और बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित करवाया था। ठीक। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, सी एक और दो, और ना तो एक है ना तो दो। दोस्तों ये दोनों ही गलत है। कारण क्या है, जो सिजदा और पैबोस जैसी जो व्यवस्थाएं दी थी, ये पैबोस जो फारसी व्यवस्थाएं थी, जैसे गयासुद्दीन बलबन ने ये व्यवस्थाएं दी थी, वो फारस की जो व्यवस्थाओं से बहुत अधिक वो प्रभावित था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। और उसने जो ये जो व्यवस्थाएं थी सिजदा तथा पैबोस जैसी व्यवस्थाएं, ये उसने फारस से ग्रहण की थी, फारस के राज दरबार से ग्रहण की थी। और इसके अलावा सेकंड, बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नहीं चलवाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, कहीं कहीं इनको अल्तमिश भी बोला जाता है। आगे आ जाते हैं 28 पे। दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? शाह तुर्कन, रजिया सुल्तान, महमनगा और जीजी बेगम। क्या हुआ, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं? सामने ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। शाह तुर्कन है, रजिया सुल्तान है, महमनगा है और जीजी बेगम है। तो पहली मुस्लिम शासिका की बात हो रही है, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। मैंने जैसे बताया कि 1236 में ये लाल कुबा या फिर लाल वस्त्र पहन के जनता के सामने गई, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो उस समय सुल्तान था, और उसकी माँ शाह तुर्कन, उसके खिलाफ इन्होंने मदद मांगी कि इनको हटा के को हटाया जाए। ये लोग शासन के योग्य नहीं है। उनके जो कुकृत्य थे या फिर शासन में उनकी जो विलासितापूर्ण वो लोग शासन जी रहे थे, उसके खिलाफ रजिया सुल्तान ने एक तरीके से मोर्चा खोला था। तो अब यह जाते हैं, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक इनानुद्दीन, इजाजुद्दीन कबीर खां, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कूची और मलिक बलबन। अच्छा, यहाँ ये भी बताइए, रजिया सुल्तान ने जैसे इनके खिलाफ खोला था, और बाद में फिर जो रजिया सुल्तान 1236 में शासिका बनी थी, फिर 1236 से शासिका बनने के बाद उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अ, जैसे उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के पद थे, उन्होंने अलग अलग लोगों को जो उस समय के जो अमीर थे उनको कई सारे पद दिए उनको खुश करने के लिए, ताकि ये हमारे पक्ष में रहें। लेकिन फाइनली कुछ समय बाद जो तुर्क अमीर थे, वो रजिया की सल्तनत को उन्होंने पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया, और उनके खिलाफ, रजिया सुल्तान के खिलाफ साजिश रचने लगे। उस साजिश में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो निजामुल मुल्क जुनैदी ने निभाई थी। और इन्हीं साजिशों का परिणाम ये था कि रजिया सुल्तान एक विद्रोह को दबाने के लिए बाहर गई थी। उसी समय यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया दिल्ली में, और उनको शासन से हटा दिया गया। रजिया सुल्तान ने दोबारा शासन प्राप्त करने की कोशिश की, और फाइनली उनकी हत्या करवा दी गई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 29, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? सुन्नी और शियाओं के बीच सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया सुल्तान। शिया और सुन्नी के बीच में सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? शिया और सुन्नियों के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए तो सही दोस्तों जरा। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, रजिया सुल्तान। 31 पे आते हैं। एक, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी?
रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाले शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? ठीक है, मिन्हाजुद्दीन सिराज हो गया, मुशरिफ अल ममालिक हो गया, जलालुद्दीन बर्नी हो गया, इसामी हो गया। यानी कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में रजिया सुल्तान को अपना वारिस घोषित कर दिया था। उस प्रकार का एक दस्तावेज तैयार किया गया था अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश को जो अपने जो बच्चे थे उसमें सबसे अधिक योग्यता रजिया सुल्तान में लगी, तो इसलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को अपना वारिस चुना था। लेकिन एक साजिश के तहत शाह तुर्कन ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को और जो कुछ अमीर थे उन्होंने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। तो कौन सा व्यक्ति था दोस्तों? तो ये दोस्तों थे मिन्हाजुद्दीन सिराज। ठीक है, और मिन्हाजुद्दीन सिराज जिन्होंने वो तबकाते नासरी लिखी है। ठीक है, इन्होंने तबकाते नासरी लिखी है। तबकाते नासरी किस पे बेस्ड है? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, किस पे बेस्ड है? नसरुद्दीन महमूद एक सुल्तान थे ठीक गुलाम वंश के, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, एक एक बात और, जो जैसे शासकों की जब बात करेगी, जो बात करी जाएगी, तो अ, एक हसन निजामी थे और फ़क्र मुदब्बर थे। ठीक है, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बर दोनों को जो संरक्षण प्राप्त था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का प्राप्त था। और आप लोग जानते हैं ताजुल मसीर जो लिखी गई है वो हसन निजामी की है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। किस तिथि के अनुसार उनको उसने उस पर आक्रमण किया था? जैसे आप लोग गुजरात जानते हैं 1299 में, ठीक, और रणथंबोर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, और तेलंगाना 1309 में। तेलंगाना पे आक्रमण किया था 1309 में। 32 कौन सा? ठीक है, तो ऑप्शन होगा 2, 1, 3, 4। तुर्कन ए चहलगानी या तुर्क ए चहलगानी, ठीक है, का संबंध किस तुर्की शासक से था? तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी किस शासक से संबंधित था? कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित था, इल्तुतमिश से संबंधित था, नसीरुद्दीन महमूद से संबंधित था, और गयासुद्दीन बलबन से संबंधित था? किस व्यक्ति से तुर्क ए चहलगानी का संबंध था? देखिए, आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है और कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ उसको सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आप लोगों से हमारी हार्दिक जो कह सकते हैं निवेदन है, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसको फॉरवर्ड कीजिए आगे अपने दोस्तों को, लोगों को जो जानकारी इसकी रखते हैं या फिर जो इस तरीके के प्रिपरेशन में हैं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा इल्तुतमिश। जैसे इल्तुतमिश जब शासन संभाला था तो एक तो नवीन शासन था, पहली बात तो ये समझ लें, नवीन शासन था, तो इल्तुतमिश बहुत अधिक लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद एक तुर्क था। तो वो जानता था तुर्क जो तुर्क शासक थे या तुर्क अमीर थे उनकी मानसिकता को बहुत अच्छे ढंग से समझता था। तो इसलिए उसने क्या किया, 40 लोगों का, 40 जो अमीर थे 40 लोग था, उन्होंने एक 40 लोगों का अपने विश्वसनीय लोगों का एक संघ बनाया जिसको तुर्क चाहलगानी कहते थे, जो कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के लिए जान भी देने को तैयार थे। यानी कि बहुत विश्वसनीय लोगों का एक संगठन था तुर्क चाहलगानी, जिसने बाद में शासकों को हटाने या बैठाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गयासुद्दीन जो बलबन था इसे तुर्क चाहलगानी का ही सदस्य था, जिसने बाद में इसको इनको तुर्क चाहलगानी के दल को मतलब तो कह सकते हैं नष्ट कर दिया था, या कह सकते हैं जिसको भंग कर दिया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, अल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, और अलाउद्दीन खलजी हो गया। मैंने बताया चांदी का टका और तांबे का जीतल, अभी मैंने बताया था किसने बनाया था, इल्तुतमिश को द्वारा। और चांदी का टका जो था 175 ग्रेन का था, आप लोगों को पता होगा। 35 बलबन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था? बलबन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी तुर्क था, किफाई तुर्क था, गुज था, और करलुक तुर्क था? बताइए। गयासुद्दीन बलबन, इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था,
और इनको बहाउद्दीन भी बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है इनका? जो मूल नाम था वो क्या था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन मूल नाम। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, उलुग खां। उलुग, हाँ। अब पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, पूरा नाम। गलती है, ये कौन से थे? इलवरी तुर्क थे। 35 का ए। आगे आ जाते हैं 36 पे। जिले इल्लाह या जिले इलाही जो राज्याधिकार संबंधी अवधारणा थी, किससे संबंधित है? 35 का ए। हाँ, इलवरी तुर्क। 35 का ए। 36, जिले इल्लाह और जो राज्याधिकार संबंधी अवधारणा थी, किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है, बहलोल लोदी से संबंधित है, फिरोज तुगलक से संबंधित है, इल्तुतमिश से संबंधित है। 36 का ए, बलबन से। जैसे बलबन, जिले इलाह का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि जिले इलाह, जिले इलाही। ये राज्याधिकार संबंधी जो प्रावधान दिए थे या फिर जो एक एजम्पशन दिया था, वो गयासुद्दीन बलबन ने दिया था। ठीक है, राजत्व संबंधी। उन्होंने जो ये एजम्पशन दिया था, इसमें दो तरीके के एजम्पशन दिए थे कि राजा निरकुंजता का प्रतीक है, एक एजम्पशन ये था। और दूसरा एजम्पशन ये था, वो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, यानी कि पैगंबर के बाद ईश्वर, पैगंबर के बाद राजा का ही राजा का ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसकी जो जो भी वो करनी करता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसको नियामत खुदाई भी बोला जाता है। जो मैंने अभी बताया, उसको नियामत खुदाई भी बोला जा सकता है, क्या बोला जाता है, सॉरी। 37, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है तो उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया। तो रक्त और लौह की नीति बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो इसका जवाब होगा गयासुद्दीन बलबन। और राजत्व संबंधी जो देवीय राजत्व संबंधी जो देवीय जो एजम्पशन दिया था, देवीय अवधारणा जो दी थी, वो भी 37 का बी। बिल्कुल ठीक है अभिनव, 37 का भी, वो भी गयासुद्दीन बलबन द्वारा दी गई है। निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायाब खुदाई या नियामत खुदाई कहता है? मैंने अभी बताया इसको, इस बिल्कुल जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रॉम 37 36 क्वेश्चन। ठीक है, नायाब खुदाई कहलाता है। निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायाब खुदाई कहता है? इल्तुतमिश कहता है, बलबन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है, और गयासुद्दीन तुगलक कहता है। नायाब खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो जिसका स्थान कहाँ पे है? पैगंबर के बाद है, यानी कि पैगंबर के बाद जिसका स्थान है, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? ईश्वर का। और इसलिए उन्होंने नियामत खुदाई यानी कि एक देवीय संकल्पना दी थी, ताकि लोग इसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। यानी कि ये जो कुछ कहे वही ही सत्य है, अगर कह सकते हैं इसको। डिक्टेटरशिप में अगर हम लोग देखते हैं तो वो भी कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने बाद में अपने एक पुत्र थे बुगरा खां, उनके लिए एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य बोला था कि जो सुल्तान का पद है वो निरकुंजता का प्रतीक है। किससे कहा था? अपने पुत्र बुगरा खां से इन्होंने कहा था, सुल्तान का पद निरकुंजता का प्रतीक है। और जैसे मैंने क्या बताया, इन्होंने दो थ्योरी दी थी। एक सुल्तान का पद निरकुंजता का प्रतीक है, ठीक है, एक ये थ्योरी थी, यानी कि सुल्तान निरकुंजता का एक तरीके से प्रतीक है। दूसरी थ्योरी उन्होंने दी थी राजत्व के देवीय प्रारूप की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने नियामत खुदाई को इसे एक्सप्लेन किया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन कराया था? गैर इस्लामिक, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, नसरुद्दीन महमूद हो गया। गैर इस्लामिक प्रथाएं जैसे सिजदा पैबोस, सिजदा और पैबोस जैसी जो व्यवस्थाएं इन्होंने दी थी, सिजदा और पैबोस जैसी व्यवस्थाएं इन्होंने दी थी, जो गैर इस्लामिक थी, जो कि इन्होंने ली थी फारस से। कहाँ से ली थी? फारस से। 39 का सी। 39 का अभिनव कह रहे हैं सी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बलबन क्या था ना, बलबन चूंकि स्वयं आप देखिए वो स्वयं एक गुलाम था। क्या था? स्वयं एक
गुलाम था, उसके बावजूद ये बलवन रक्त की शुद्धता में बहुत बिलीव करता है, यानी कि प्योरिटी ऑफ ब्लड, इलीट ब्लड में बहुत अधिक विश्वास रखता था। और इसका एक बार ये भी कहना था कि जब भी मैं अकुलीन रक्त वाले व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगती है और मेरा हाथ स्वयं अपनी तलवार पे चला जाता है। यानी कि ये जो जो इससे जो नीचे के लोग थे उनसे ये बहुत ही घृणा करता था, यानी कि इसको बहुत अधिक उनसे मतलब नहीं था, यानी कुलीनता में इसका विश्वास बहुत अधिक था। और इसी में कुलीनता में ऐसे विश्वास के कारण ही इसने जो अफरासियाब जो एक वंश हुआ करता था उससे इसने रिलेटेड उसने इसको स्वयं को उससे रिलेटेड किया और अपने पुत्रों का नाम भी उसके आधार पर रखा, जैसे कैकुवाद हो गया। 39 का सी, तो ठीक है। 40 पे आ जाते हैं अभिनव। बातों निम्नलिखित में से, अच्छा अभिनव ये आपके सिलेबस में है या नहीं है? ये दिल्ली सल्तनत वगैरह है नहीं कि ये भी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी 1296 में। खिजर खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया था 1414 में। और सिकंदर लोदी ने एक नगर की स्थापना की थी 1504 में। कन्नौज का शासन था 1530 में, कन्नौज का युद्ध। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जब वो देवगिरी के जो यादव थे उनको पराजित करने के बाद, यानी कि देवगिरी के यादव जो शासक थे रामचंद्र, उनको पराजित करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो किलखुरी में इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी का सर काट दिया था। और ये भी सही है। और सिकंदर लोदी ने 1504 में, ठीक है ये गलत है, कन्नौज कन्नौज गलत है। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, 1530 में नहीं। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभु सत्ता पर, अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभु सत्ता पर। अधिराजत्व का मतलब ये था कि वो अपने शासन में उसको शामिल नहीं करना है, लेकिन मात्र कर दे के उनको छोड़ देना कि प्रॉपर उनसे उनको कर प्राप्त होता रहे। और प्रभु सत्ता का मतलब ये है कि उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेना, ना पूरी तरीके से मिला लेना कि अब ये हमारे साम्राज्य का हिस्सा है। इल्तुतमिश से बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। देखिए आप लोग जैसा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग उसको भेजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, ये पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया था, अलाउद्दीन खिलजी। और उन्होंने दक्षिण भारत पे रुख तो किया ही किया था और वहाँ के क्षेत्रों को भी विजिट किया, लेकिन उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। और अपने क्षेत्रों में साम्राज्य नहीं शामिल करके सिर्फ कर लेके ही उनको छोड़ दिया कि वो अपनी व्यवस्थाएं स्वयं करते रहें। 12, ओ सॉरी 42। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1306 में, 1299 में, 1296 में और 1309 में। दक्षिण भारत पर उसने प्रथम आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था 1306, 1299 और 1296 और 1309। बारह सौ छियानवे मैंने बिल्कुल अभी बताया है। 42 का सी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, वीर वल्लभ और सुंदर पांडे। प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव और सुंदर पांडे और वीर वल्लभ। राय रायन की उपाधि, जैसे कि मैंने बताया था, जो रामचंद्र थे ये देवगिरी के यादव शासक थे रामचंद्र देव, और इनको जो अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था और उसके बाद इनको राय रायन की उपाधि भी दी थी। किसको? रामचंद्र देव को। बिल्कुल ठीक जवाब है। 44 पे अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर और राय रायन की उपाधि दी? यार ये तो लास्ट क्वेश्चन का ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 44 का डी, देवगिरी के रामचंद्र देव। खिजराबाद, ठीक है, यह है खिजराबाद। 45 खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है? रणथंबोर, एलिचपुर, चित्तौड़ और मारवाड़। खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है? रणथंबोर हो गया, एलिचपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया और मारवाड़ हो गया।
44 का डी ठीक है। रणथंबोर, अलीचपुर, चित्तौड़ और मारवाड़। खिजराबाद चित्तौड़ का। चित्तौड़ के आप लोग जानते होंगे जो मैंने बताया इसका जो आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पे 1303 में, चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण हुआ था, 1303 में। और इस आक्रमण की जो हम लोग देखने को मिलती है, जो व्याख्या देखने को मिलती है, बाद में पद्मावत लिखा गया था मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा। उसमें इस आक्रमण की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। उसमें जो यहाँ के शासक थे उदय सिंह को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद अपने पुत्र के नाम पे इसका नाम खिजराबाद रख लिया। यानी कि अपने पुत्र का नाम था क्या था, खिज्र खां, उनके नाम पर इसको खिजराबाद का नाम रखा गया। 46 का अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण का जियालुद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, बाजार नियंत्रण पे अलग अलग जो समय के लेखक थे, जैसे अमीर खुसरो ने क्या था, अमीर खुसरो के कुछ वक्तव्य और थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का क्या कारण थे, उन्होंने उसको जनता की भलाई के लिए जनता की भलाई के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये कदम उठाया था। उनका वक्तव्य ये है, ये किसका वक्तव्य है, आमिर खुसरो का। लेकिन जियालुद्दीन बर्नी क्या कहते हैं, एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण के लिए, एक जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण के लिए, किसानों की संपन्नता और व्यापारियों को दंडित करना। तो इसका दोस्तों जवाब ये है, ठीक है, ये बर्नी के अनुसार है। 47 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था का आर्थिक अधिनियमों के पीछे मुख्य कारण क्या था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, जन कल्याण, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना, हिंदू सौदागरों और व्यापारों पर नियंत्रण, और इसके अलावा चौथा अवैध व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसका मूल उद्देश्य क्या था, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट कर दिया जाए। यानी कि जो जितने प्रोडक्ट, जिनके खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं मिल रही थी या पहनने ओढ़ने की जितनी भी वस्तुएं मिल रही थी, उनके उसने दाम निश्चित कर दिए। और और जो दाम इस प्रकार से निश्चित किए गए, जो सैनिकों को जो सैलरी मिल रही थी उस सैलरी के अंतर्गत ही वो सभी चीज़ों को खरीद पाए, तो अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से गुजार पाए। 47 का बी, मूल उद्देश्य उसके पीछे यही था। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा है। मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और रजिया सुल्तान। और इसी में कुछ एक चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे सरा की परवाह नहीं है, ठीक है, मुझे सरा की परवाह नहीं है कि सरा में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जो मुझे उचित लगता है वो उस चीज़ को मैं जनता की भलाई के लिए करता हूँ, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे नहीं पता है कि जो क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। ठीक, ये भी इन्होंने ही कहा है। वो यही सेंटेंस है, इस सही सेंटेंस से कुछ इंक्लूडेड वर्ड है, पूरा सेंटेंस ही नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस और जुड़ा हुआ है इसके साथ। अगर इसकी जगह ये पूछ जाए कि कौन सा व्यक्ति सरा की उपेक्षा करता है, सरा के नियमों को अनदेखी करता है, तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी, ये वक्तव्य किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का। 49 निम्नलिखित सुल्तानों में किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। इक्ता मैंने बताया था, इक्ता एक प्रकार से भूमि का एक खंड हुआ करता था, जो राज अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले या फिर अमीरों को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाता था। हालांकि ये अनुवांशिक नहीं था, यानी कि ट्रांसफेरेबल था, अगर नहीं पसंद आता तो उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था एक अमीर से दूसरे अमीर में, या फिर राज्य उसको वापस भी ले सकता था। तो नसरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। 49 का सी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा जो इक्ता के आवंटित भूमि थी और जो दान में दी गई भूमि भी होती थी, जिसे जिसे मदद मास कहा जाता था, दान में जो भूमि दी गई थी जिसे मदद मास कहा जाता था, जो जिनको जैसे उलेमा वर्ग था और मुफ्ती वर्ग था, उन लोगों को दान में जो चीज़ें दी गई थी उनको इन्होंने वापस ले लिया था और खालसा भूमि के अंतर्गत उसको कर दिया था। खालसा भूमि कौन थी, जो राज्य के अंतर्गत भूमि होती थी, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भूमि होती थी उसी को खालसा भूमि कहा जाता था। 50, मलिक कफूर एक योग्य सेनानायक था, किस शासक के अधीन वो कार्यरत था। जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। मलिक कफूर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण विजय में इसका महत्वपूर्ण योगदान था मलिक कफूर का, अगर देखा जाए। और ये क्या थे, महाशय थर्ड अलाउद्दीन खिलजी के एक सिपह सलार थे मलिक कफूर। और दक्षिण विजय का श्रेय पूरी तरीके से इनको दिया जाता है, मलिक कफूर को। और दक्षिण विजय के समय मलिक कफूर के साथ कौन था दोस्तों,
आमिर खुसरो। कौन था? आमिर खुसरो। और मलिक कफूर को कहाँ से प्राप्त किया था? और एक खास तौर से यही बताऊं, ये इसका बताता हूँ अभी। गुजरात विजय, गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां, ठीक है, गुजरात, जैसे गुजरात 1299 जो अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, नुसरत खां और उलुग खां को उसका नेतृत्व दिया था और उन्हें गुजरात को विजय किया था, ठीक है। और नुसरत खां ने इसे 1000 दिनार, ठीक है, 1000 दिनार या फिर कह सकते हैं स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा। और ये मूल रूप से क्या था? मूल रूप से क्या था? हिंदू, ठीक है। मूल रूप से क्या था दोस्तों? ये हिंदू हिजड़ा था, यानी कि ट्रांसजेंडर था मूल रूप से। बाद में कन्वर्ट हुआ था किसमें? मुस्लिम में, मुस्लिमों में। और इसे 1000 दिनार में खरीदा था, खरीदा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहीं कहीं 1000 दिनारी भी बोल दिया जाता है। 1000 दिनारी, दिनारी भी कहा जाता है इसको, मलिक कफूर को। अच्छा, एक एक तथ्य और ऐसे रिलेटेड, जैसे मलिक कफूर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो रामचंद्र की बेटी थी झत्यपाली, ठीक है, रामचंद्र की एक पुत्री थी झत्यपाली, उनका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। और उसी से इनका एक पुत्र पैदा हुआ था सिहाबुद्दीन, ठीक है। मलिक कफूर के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने के अंदर लालच पैदा हुआ, सुल्तान बनने की उसने सोची, तो उसने सिहाबुद्दीन को जो कि बहुत अल्पायु था, उसको सिंहासन पे बैठाया, फिर बाद में उसकी आंखें निकलवा ली और स्वयं सुल्तान के रूप में कार्य करने लगा, ठीक है। अगर कहीं पूछ लिया जाए तो रामचंद्र की पुत्री झत्यपाली से पुत्र जो उत्पन्न हुआ था सिहाबुद्दीन, ठीक। और एक और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे, जैसे जिनको मुबारक शाह खिलजी कहा जाता है, मुबारक शाह खिलजी, उन्होंने उसको भी कैद कर लिया था इसने, मलिक कफूर ने। और फाइनली जब अपने कुछ सैनिकों को उसने जब उसकी हत्या करने के लिए भेजा तो मुबारक शाह खिलजी को, तो मुबारक शाह खिलजी ने उन्हीं सैनिकों को लालच देके और ढेर सारा धन का लालच देके वापस मलिक कफूर की हत्या करने के लिए ही भेज दिया। इस प्रकार मुबारक शाह खिलजी शासक बना। खैर दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग आज यहीं पे समाप्त कर देंगे। आज के लेक्चर को 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर आज का पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सेंड कीजिए, इसको शेयर कीजिए आसपास के अपने दोस्तों को, मित्रों को जो प्रिपरेशन में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। और कहीं अगर कुछ आपको प्रॉब्लम नज़र आती है क्वेश्चन में या कुछ गलत बताया गया है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़। तो कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बहुत से डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं किसी किताब में, कुछ किसी किताब में, कुछ साहित्यकारों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में उसमें डिबेट्स होती रहती हैं, तो कहीं कुछ मान लिया जाता है, कहीं कुछ मान लिया जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी कोई कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार की कोई क्वारी है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने मैंने दिया हुआ है, पहले बता रखा हूँ। आपके सामने नंबर दिया हुआ है। यूट्यूब पे हम लोग मौजूद हैं, टेलीग्राम पे हम लोग मौजूद हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग मौजूद हैं। तो आप लोग हमसे संपर्क किसी भी मोड में कर सकते हैं। अगर संपर्क करेंगे तो आपके जो क्वारीज हैं तो उसका निष्पादन अवश्य किया जाएगा, ठीक है। और आज काफ़ी कम लोग मौजूद थे, कल काफ़ी अच्छे बच्चे आए थे, लेकिन आज इतने बच्चे नहीं हैं। अगर जितने लोग शामिल होते रहेंगे, देखिए टाइमिंग, मेरे ख्याल से टाइमिंग का कुछ इशू हुआ कि बच्चे इतने नहीं आ पा रहे हैं। पहले ठीक ठाक बच्चे आ जाते थे। टाइमिंग मैंने बता रहा हूँ, कुछ वक्त और है, टाइमिंग को हम लोग चेंज करने के प्रयास करेंगे ताकि सभी बच्चे कॉन्टीन्यूसली क्लासेस में आ पाएँ और चीज़ों से अवेयर हो पाएँ। तब तक के लिए हम लोग आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने इतनी देर तक साथ दिया, जितने लोग भी थे या जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, मेरे मेरे पे कुछ समय मुझे कुछ समय देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ जो आप समय मुझे दे रहे हैं उस समय की बर्बादी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। वो समय आपके लिए किफ़ायती रहेगा, लाभदायक रहेगा। और सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कल हम फिर इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को ऐड किए जाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और